कल की क्लास मिस ना हो, क्योंकि है क्या, जैसे तो ऐसे तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना, तो क्लास की बात अलग होती है, ठीक है ना। और कल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे, है ना। तो किसी ने अगर माइंड में सोच रखा है नहीं वो तो बाद में अटेंड कर लेंगे, तो ये नहीं चलेगा, है ना। कल के लिए हैव पेशेंस, ठीक है ना। और 2.5 घंटे की क्लास होगी तो काफ़ी सारा होगा, है ना, तो मिस नहीं कर सकते किसी भी हाल में। हाँ, क्या हुआ, ठीक है। तो चलो, अब हम बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसीज की, जिसमें से अभी हम फिलहाल 2 पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना जानते हैं। कौन कौन सा? सेंट्रॉइड और इनसेंट्रॉइड, ठीक है ना, सेंट्रॉइड और इनसेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या मिला? सिग्मा एब्सिसा बाई 3 कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट बाई 3। कहाँ परेशान हो रखा है? सिग्मा एब्सिसा बाई 3 कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट बाई 3, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने क्या सीखा? ट्रायंगल में साइड और उसके सामने का जो वर्टेक्स है उसका एब्सिसा लिख रहे हैं तो एब्सिसा, ऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो ऑर्डिनेट, तीनों भिड़ा के जोड़ दो और नीचे साइड्स का सम, ठीक है ना। फिर हम आते हैं एक पुरानी बात, ये शायद बात हो गई है लास्ट क्लास में, नहीं हुई है, ठीक है। तो देखो ये पुरानी बात अपनी, एक्स सेंटर याद है? एक्स सेंटर का मतलब क्या होता था? ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनके एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उनको हम एक्स सेंटर्स कहते हैं। तो जो वही पुरानी बातें यहां लिखी हुई हैं जो आपने एसओटी में पढ़ा है ना। अब जैसे देखो यहां पर क्या है, ये अपना R1 है, ये देखो A के सामने I1 मिलेगा, B के सामने I2, C के सामने I3। और R1 R2 R3 का मतलब क्या होता है? I1 का साइड से डिस्टेंस, जैसे देखो ये R1 हो गया, वैसे अगर हमें R2 चाहिए तो क्या हो जाएगा? I2 का साइड से डिस्टेंस। R3 चाहिए तो I3 का साइड से डिस्टेंस, ठीक है ना। और एसओटी में हमने पढ़ा था कि R1 का फॉर्मूला होता है डेल बाई एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला डेल बाई एस माइनस बी, R3 का फॉर्मूला डेल बाई एस माइनस सी। प्रीवियस क्लास अपनी यहां तक हो रखी थी ना शायद? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, कुछ और चीज़ें मैंने आपको अलग से डिराइव करके दिखाई भी थी, है ना, कि R होता है डेल बाई एस, R1 डेल बाई एस माइनस ए, R2 डेल बाई एस माइनस बी, R3 डेल बाई एस माइनस सी। और इनके ये जो R1 R2 R3 इनके रेसिप्रोकल का सम 1/r होता है और इनके टेकन ट्वाइस का सम होता है s², ठीक है ना। अब ये वाली बात यहाँ देखो, ये वाली बात क्या लिखी हुई है, अब सोच के देखो। इनफैक्ट हम इस फिगर में वापस एक बार आते हैं, तो जरा देखो तो ये जो I1 I2 और I3 है, इन चारों पॉइंट की एक खास बात है कि ये चारों पॉइंट ट्रायंगल के तीनों साइड से बराबर दूरी पर है ना। जिसमें से I तीनों साइड से कितने दूरी पर है? स्मॉल r। I1 तीनों साइड से कितने दूरी पर है? R1। I2 तीनों साइड से कितने दूरी पर है? R2। और I3 R3। तो यहां से एक मजेदार बात निकल के आ रही है कि प्लेन में अगर 3 लाइंस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, प्लेन में अगर 3 लाइंस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो उस प्लेन में आप ऐसे 4 ही पॉइंट्स ढूंढ सकते हो जो तीनों लाइन से बराबर दूरी पर हों। और वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो है I, दूसरा है I1, तीसरा है I2, चौथा है I3। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि लेट L1 L2 L3 बी 3 लाइन्स फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, देन I1 I2 I3 are the 4 points which will be equidistant from the 3 lines, which will be equidistant from the 3 lines। क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और पुरानी बात कि अगर मैं कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल ABC के लिए AE अपना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां एक फॉर्मूला होता है ना कि B/AC इज AB/AC, है ना।
तो आपको वही एक और बात बताई थी एसओटी में ही कि इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट को काट रहा है, तो ये भी वही रेशियो देगा, मतलब BD इज टू CD विल बी AB इज टू AC। हाँ, दोनों में फर्क क्या है, एक इंटरनल डिवीजन है, एक, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि B/EC इक्वस टू AB/AC इक्वस टू BD/CD। अब यहाँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट रिकॉल करो, एक बात होती थी ना, क्या हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या फील होता था, एक सेगमेंट है जिसको गिवन रेशियो में एक फिक्स्ड पॉइंट ने इंटरनली काटा, मतलब एक पॉइंट ने इंटरनली काटा और एक पॉइंट ने एक्सटर्नली काटा, तो वो जो दो पॉइंट्स मिलते हैं उन दोनों पॉइंट्स को हम उस सेगमेंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहते हैं, समझ रहे हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहां वही बात तो हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। अब देखो, इनफैक्ट यहाँ पे एक बच्चा मेरे पास आया भी था, तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन प्लान कर रखा है, देखो मैं यहाँ ले ही लेता हूँ, ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। उसने कहा कि सर वापस समझा दो। जैसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, देखो कॉन्सेप्ट क्या था हार्मोनिक कॉन्जुगेट का, कि देखो कि AB सेगमेंट के लिए C एक ऐसा पॉइंट है जो कि उसको किसी गिवन रेशियो में काट रहा है, और D एक ऐसा पॉइंट है जो कि उसको उसी रेशियो में काट रहा है, तो हम C को D का या D को C का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन सेगमेंट AB। तो जरा देखो, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ R5,1 विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट्स P 2,10 एंड Q 6,-2, ठीक है ना। तो जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट का जिक्र होगा, कितने पॉइंट्स का जिक्र होगा, 4, ठीक है ना। सस्पिशियस बिहेव मत कर, देखे यहां, ठीक है, 4 है ना। अब 4 में से 3 है, चौथा निकालना है। तो जरा देखो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो अपना सेगमेंट लिखते हैं। सेगमेंट क्या है, P 2,10 और Q 6,-2। अब हमें किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए, R का। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं है कि इंटरनल डिवीजन वाला है कि ये दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले एक बार को हम मान लेते हैं कि PR इज टू RQ है, लैम्डा इज टू 1, बोलो। तो आप यहां से लैम्डा इज टू 1 का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 और अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसको आप इक्वेट कर दो 5 से, है कि नहीं। अब ओहो, इसको आप इक्वेट करो 5 से। अब यहां से अगर लैम्डा पॉजिटिव आया मतलब डिवीजन कैसा है, इंटरनल, और लैम्डा नेगेटिव आया मतलब डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल। यहां से काम खत्म हो जाएगा, किसी एक को इक्वेट कर देते हैं। तो हमने एब्सिसा को इक्वेट किया, तो देखो यहां से क्या आ रहा है अपने पास, 6 लैम्डा प्लस 2 और इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 5। तो यहां से क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू 3। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हमने जो ये पिक किया R, ये इसको इंटरनल डिवाइड किया, मतलब यहां से हमें क्या मिल गया कि देयरफॉर वी कैन से दैट कि PR अपॉन RQ इज 3:1, ठीक है ना। तो हमें इनफैक्ट यहां ये कहां फील हो रहा है, इसके अंदर कहीं, है कि नहीं, हमें ये फील हो रहा है इसके अंदर कहीं, यहां पर इस जगह R। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड दूसरा वाला, तो क्या होगा, सेम रेशियो, है ना। तो अब हम मान लो कुछ चाह रहे हैं S, जो कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, कुछ बोल रखा है थोड़ा पॉइंट, हाँ ठीक है, S जो कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो हम क्या चाह रहे हैं, PS अपॉन QS भी क्या हो जाए, 3:1, बोलो। तो PS अपॉन QS हो जाए 3:1। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो फिर से P से दूर होगा और Q से नजदीक होगा, तो इधर कहीं अपने पास आ जाएगा PS अपॉन QS, है ना, PS अपॉन QS 3:1। और यहां डिवीजन कैसा हो गया, एक्सटर्नल। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो P वाला पार्ट Q से भिड़ाओ, तो 3 × 6, फिर बीच में -1 × 2
और अपॉन 3 माइनस 1 कॉमा फिर 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 10 और अपॉन 3 माइनस 1, है ना। ये हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, एस के। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो तो कितने, 18 माइनस 2 16, सॉरी 18 माइनस 2 16 और अपॉन 2 यानी कि 8, और यहाँ से देखो तो -6 माइनस 10 माइनस 16 और अपॉन 2। क्या आंसर लिखा हो, देखो 8 कॉमा क्लैरिटी आई, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्जुगेट का जहां जिक्र होगा वहां 4 पॉइंट्स होंगे, जिसमें से कोई 3 होगा, चौथा निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो वापस वहीं आ जाते हैं। हाँ, तो यहां पर अगर ये सिनेरियो देखें तो हमने क्या पाया कि ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर बीसी को ई पर काट रहा है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अगर बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट को डी पर काट रहा है, तो हमें जो रेशियो B/EC मिल रहा है वही सेम रेशियो BD/CD भी मिल रहा है। और वो रेशियो एक्चुअली क्या है, साइड AB अपॉन साइड AC। इस वजह से हम यहाँ कह रहे हैं कि हेयर E एंड D आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द सेगमेंट BC, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपने इन सेंटर का फॉर्मूला डिराइव किया था कोऑर्डिनेट्स का, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये रेशियो यूज करके जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, बाकी डेरिवेशन से मतलब है नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल में ए के कोऑर्डिनेट्स है x1y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3y3, तो जरा एक बार इन सेंटर का फॉर्मूला रिकॉल करो। क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब I1 क्या है, a के सामने का, तो जिसके सामने का निकाल रहे हो आप, लर्न तो रखो इन सेंटर ही, उसी के थ्रू आप I1 I2 I3 भी निकाल सकते हो। बेसिकली यू हैव टू रिप्लेस a बाई माइनस ए, देखो उसी फॉर्मूले में, समझ रहे हो। ये क्या निकला, I1। अगर I2 चाहिए तो आपको B को रिप्लेस कर देना है उसी फॉर्मूले में -B से। किसके फॉर्मूले में, इन सेंटर के फॉर्मूले में, है ना, एब्सिसा में भी और ऑर्डिनेट में भी। और अगर आपको I3 निकालना है तो आपको C की जगह रिप्लेस कर देना है -C, एब्सिसा में भी और ऑर्डिनेट में। तो अगर आपको यहां से दिमाग लगाओ, अगर आपको इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लर्न है तो आपको एक्स सेंटर्स के भी कोऑर्डिनेट्स लर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी अपने पास आ रहा है सर्कम सेंटर। तो पहले सर्कम सेंटर क्या होता था याद करो, तो उससे पहले रिकॉल करो किसी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो किसी सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक खास बात होती है कि उस पर आप कोई सा भी पॉइंट लो पी तो वो दोनों किनारों से बराबर दूरी पर रहेगा। ध्यान दो, फोकस मत लूज करो, ठीक है। तो सर्कम सेंटर का डेफिनेशन क्या था कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे आर कॉन्करेंट, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो कहलाती है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। अब चूंकि अपना सर्कम सेंटर यहां O माना हुआ है, तो O चूंकि तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसका मतलब इसका तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी होना मस्ट है। उसी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल R और उसका नाम पड़ा सर्कम रेडियस। तो इसकी खास बात यह है कि अगर आप एक ऐसा सर्कल सोचो जिसके सेंटर हम O पर रखें और रेडियस रखें कैपिटल R, तो इस सर्कल का तीनों वर्टिसेस से पास करना मस्ट है। इस सर्कल का तीनों वर्टिसेस से पास करना मस्ट है, ठीक है ना। और उसी सर्कल को हम क्या कहते हैं, उस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल। फिर आपको वहां कुछ एक चीजें थी, एक था साइन लॉ कि भाई A बाई साइन ए, B बाई साइन बी, C बाई साइन सी, ये क्या होता है 2R। फिर एक था हम एरिया को लिख सकते हैं हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन ए, हाफ CA साइन B। तो वहां से हमने एक चीज डिराइव करा कि ये जो साइन C है उसकी जगह रख दिया C/2R, तो वहां से डेल आ गया ABC अपॉन 4 कैपिटल R। तो कैपिटल R निकालने का आपके पास एक रास्ता आ गया, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन
4 टाइम्स उसका एरिया। ये दोबारा यहाँ इसीलिए लिखा है कि भाई ये सब लर्न रखना, ऐसे पढ़ने को तो हमने पूरा एसएटी देखा, बट ये सब लर्न रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर वहाँ याद करो, आपको एक बात बताई थी कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, देखो ब्लू से सबका क्या बना हुआ है, सर्कमसर्कल है ना, तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। तो क्या बात बताई थी कि अगर ट्रायंगल अक्यूट एंगल्ड है तो उसका सर्कम सेंटर ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर होगा। फिर बताया था कि अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड है तो उसका सर्कम सेंटर जो है वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा, और अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो उस केस में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब फिर बहस क्या हो रही है कि भाई ठीक है, अब मान लो कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके, ध्यान सुना, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नोन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जैसे हमने इससे पहले सेंट्रोइड निकालना सीख लिया, जैसे हमने इससे पहले इन सेंटर निकालना सीख लिया, हम सर्कम सेंटर कैसे निकालें, ठीक है ना। तो अब सुनो, सर्कम सेंटर का ये बेकार सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कैसे इसके पचड़े में नहीं पड़ते हैं, ये एसओटी का बढ़िया वाला एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है जरा देखो, तो फॉर्मूला ये है कि अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, देखो वहां बना हुआ है ना, तो मैं फिर से बनाता हूं, देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है ना। तो जो सर्कम सेंटर O है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a sin 2b sin 2c का सम, ठीक है ना। और सिमिलरली फॉर ऑर्डिनेट। अब आप सोच के देखो, इस मेथड से अगर निकालने लगे तो ये तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि अभी तो हमें एंगल ए ही पता नहीं है, वर्टिसेस से एंगल ए निकाले कैसे, ये आगे की बात है, और वो निकाल भी लेंगे तो देखो कितनी कैलकुलेटिव चीज हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्मल कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, बट स्टिल वी हैव टू लर्न दिस, क्योंकि अगर इस पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो गया तो वो अगर ये लर्न है तो आपको सीधा सीधा सॉल्व होगा, अदरवाइज नॉर्मल सर्कम सेंटर को निकालने के दौरान इसकी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम सर्कम सेंटर निकालेंगे, तो देखो यहां पर क्या होगा, हम मान लेंगे सीधा सीधा कि लेट O के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ अल्फा बीटा, और अगर O सर्कम सेंटर है तो ये तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा, मतलब OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। नाउ यू हैव टू जस्ट अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो जैसे ही आप इन दोनों में स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, है ना, तो आपको एबीसी के तो कोऑर्डिनेट्स नोन है, तो वहां से आप देखो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या होगा, अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस x2 का स्क्वायर प्लस मत करो बीटा माइनस y2 का स्क्वायर। अब जरा इसको इक्वेट करो तो आपको सबसे अच्छी बात है 2 डिग्री का टर्म कट जाएगा, होल स्क्वायर खोलो, अरे अल्फा माइनस x1 का स्क्वायर में आएगा ना अल्फा स्क्वायर, दूसरी तरफ भी आएगा अल्फा स्क्वायर, वो कट गया, इस तरफ भी आया बीटा स्क्वायर, उस तरफ भी आया बीटा स्क्वायर, कट गया, तो जस्ट अल्फा बीटा की एक लीनियर इक्वेशन बन गई। सिमिलर प्रोसेस से एक और लीनियर इक्वेशन बन गई, और दोनों को क्या कर लिया, सॉल्व। कौन मिल गया, सर्कम सेंटर। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाने हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या था, रिकॉल करो, किसी ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट, और वहां से अगर आप रिकॉल करो तो एक बहुत काम की बात सिखाई थी कि अगर ट्रायंगल स्केलिन है तो उसके ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एक सीध में होंगे, और सेंट्रॉइड इस जॉइंट को ऑर्थो सेंटर की साइड से, अरे कहां देख रहा है, ऑर्थो सेंटर की साइड से 2:1 के रेशियो में बांटता है,
ठीक है ना। यहीं पे आगे कहानी बढ़ी थी कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया तो चौथा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी कि इन सेंटर भी इसी लाइन पर आ जाएगा। और इनफैक्ट मजेदार बात क्या है कि यहां उस लाइन का रोल कौन प्ले कर रहा है, एडी। सब समझा चुका हूं पहले। और एक तीसरी बात थी कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गए तो चारों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसीज कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से इस डिस्कशन के बाद देखो, सुनना ध्यान से, एक और बात कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, सॉरी अगर ट्रायंगल अक्यूट एंगल्ड है तो ऑर्थो सेंटर कहां लाई करता है, अंदर कहीं। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड है तो ऑर्थो सेंटर बाहर कहीं। और अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो ऑर्थो सेंटर लाई करता है ऑन द वर्टेक्स वेयर द ट्रायंगल इज राइट एंगल, ठीक है। तो अब देखो यहां पे मैं एक बात कहता हूं आपको, अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए वर्टिसेस के, अरे ध्यान दो, अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपको अगर ऑर्थो सेंटर निकालने कहा, अगर आपको ऑर्थो सेंटर निकालने कहा तो आप देखो सेंट्रॉइड पहले से निकालना जानते और सर्कम सेंटर यहां भी जस्ट सीखा डिस्टेंस इक्वेट करके। तो आपको ये सेक्शन फार्मूला वाला फंडा पता है 2:1 का, जिसमें आप ये निकालना जानते हो, ये निकालना जानते हो। तो जैसे ही सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो h आ गया। बोलो, तो मतलब आपको इसमें से कोई भी दो पता है तो तीसरा तो पता ही, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो आप ऐसे तो तीनों चीजें निकालना सीख गए, इनफैक्ट चारों चीजें निकालना सीख गए। बट अब यहां जरूरी बात सुनो, जैसे ही आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस देके और आपको कहता है कि फाइंड ऑर्थो सेंटर या फाइंड सर्कम सेंटर, तो एक हैबिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रखना है कि कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, ठीक है। तो कहीं ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, तो ये कैसे पकड़ा जा सकता है। तो आप साइड्स के डिस्टेंस का स्क्वायर देख लो, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CA स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पाइथागोरस लग रहा है, पाइथागोरस क्या है कि इनमें से दो के स्क्वायर का सम तीसरे के, जैसे ही दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हुआ तो तुरंत वहां क्या मैनिपुलेट हुआ, करिए तो राइट एंगल। और एक बार ट्रायंगल राइट एंगल्ड आ गया तो ये दोनों काम बहुत लल्लू हो गए। ऑर्थो सेंटर कहेगा तो जहां वर्टेक्स राइट एंगल्ड है ट्रायंगल जिस वर्टेक्स पर, और सर्कम सेंटर कहेगा तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो एक हैबिट शुरू से, जैसे ही ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर निकालने आया तो हमें एक हैबिट रखनी है, चेक करना है कि कहीं ट्रायंगल राइट एंगल्ड है कि नहीं। एक और जरूरी बात, अब जरा सोचो तो, एक सिनेरियो आपके पास है जिसमें एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है ना। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर है कि इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है। ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, अच्छा, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ओरिजिन पर होने का मतलब क्या, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, जहां अपना O क्या है 0 0, ठीक है ना। तो अब सेंट्रॉइड तो हम पहले ही से जानते हैं, G के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y3 अपॉन 3। और हम एक बार को h के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो h के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा और सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो जरा देखो तो क्या होगा, 2 × 0 प्लस 1 × अल्फा और अपॉन 3, ये क्या निकला, सेंट्रॉइड का एब्सिसा, जो कि एब्सिसा आपको पहले से पता है, क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, क्या अच्छा फील हुआ, अल्फा इज एक्चुअली x1 प्लस x2 प्लस x3। सिमिलरली y1 क्या आ जाएगा, सॉरी बीटा क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ऑर्थो सेंटर।
तो इसका मतलब पता है, यहां से बहुत मजेदार चीज मिली कि वैसा ट्रायंगल जिसका सर्कम सेंटर ओरिजिन पर है ना, तो ऐसे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अब के बाद कोई मुद्दा है ही नहीं। आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लर्न रखने हैं, सिग्मा एब्सिसा कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो अब अभी जो मैं कह रहा था कि जैसे ही ट्रायंगल का सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर निकालने आया, तो एक चीज तो हैबिट रखिए कि राइट एंगल्ड है कि नहीं। अच्छा, राइट एंगल देखने का रास्ता और बेटर आगे होगा जब हम स्लोप वगैरह सीख जाएंगे तो, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल पाइथागोरस, ठीक है। एक और चीज यहां जोड़ रहा हूं कि इसका मतलब राइट एंगल देखिए और एक बार को यह भी सोचिए कि कहीं तीनों पॉइंट ओरिजिन से बराबर दूरी पर तो नहीं है। और ये देखना सोचो बहुत आसान होगा। आपको क्या देखना है, जैसे OA क्या होगा, OA का स्क्वायर क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। OC स्क्वायर क्या होगा, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। कोई मत देख इधर, ठीक है ना। अब ये बराबर है कि नहीं, ये तो ऐसे चुटकी में देखा जा सकता है, बोलो ना। yes, तो अगर ओरिजिन से तीनों वर्टिसेस बराबर दूरी पर हो गए तो वहां पे ऑर्थो सेंटर का सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, सिग्मा एब्सिसा कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट। तो देखो वही बात यहां लिखी हुई है कि लेट ABC be the vertices of triangle ABC having circum center at origin. It means OA equals to OB equals to OC. Then ortho center of this triangle is x1 plus x2 plus x3 comma y1 plus y2 plus y3, ठीक है ना। एक ऑर्थो सेंटर का और फॉर्मूला होता है, फिर से वही जैसा सर्कम सेंटर बताया, ये भी जनरल यूज में आने वाली चीज नहीं है। अभी फिलहाल ऑर्थो सेंटर का जनरल तरीका हमने क्या सीखा कि भाई सेंट्रॉइड निकालो, सर्कम सेंटर निकालो और सेक्शन फॉर्मूला चिपका दो, ठीक है ना। हाँ, आगे जैसे ही हम मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे शायद कि हमारे पास ऑर्थो सेंटर को निकालने का और स्मार्ट अप्रोच आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कल की क्लास, नहीं तो उसके बाद वाली क्लास, ठीक है। अभी फिलहाल तो यही तरीका है, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स है एंगल A, एंगल B, एंगल C, है ना, तो इसके ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हुए x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, और ऐसे ही ऑर्डिनेट। दोनों फॉर्मूलों में एकदम सिंपल एक बात कॉमन है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। सर्कम सेंटर में sin 2A है तो यहां पर tan A है, बस इतना ही फर्क है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बहुत रेयर यूज होगा, लेकिन जहां यूज होगा वहां ऐसा यूज होगा कि बिना इसके सॉल्व नहीं होगा। 100 में एक बार अगर यूज होगा तो भी इसे लर्न रखना है ना, पैटर्न है, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन देख के पकड़ा है, अरे ये वाला यूज कर ले, ठीक है। अब चलो, अब यहां से सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हम ये जो ध्यान दो, हम ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसीज निकालना सीखे, तो हम इसको अप्लाई कैसे करें क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस नोन है, क्या क्या है, 1,2, 0,4 और 3,0, ठीक है ना। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड O फॉर, नहीं H है ऑर्थो सेंटर, O फॉर सर्कम सेंटर, G फॉर सेंट्रॉइड, H फॉर ऑर्थो सेंटर एंड I फॉर इनसेंटर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, पाइथागोरस चेक करो। तो ये हैबिट तो शुरू से ही रखेंगे। OA स्क्वायर कितना हो गया, अच्छा यहाँ O तो ऑलरेडी है ना, यहाँ O ऑलरेडी है। चलो एक काम कर दो, छोड़ो, यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसीज। मतलब बेसिकली चारों की बात होगी, एक्स सेंटर की बात जब क्वेश्चन करे तब, है ना। तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसीज, ठीक है ना। तो अब यहां सबसे पहला एक रफ वर्क करते हैं, क्या नहीं, सबसे पहला एक रफ वर्क करो, ओरिजिन से ये बराबर दूरी पर है क्या, जो कि देखना बहुत आसान होगा, है ना। मान लेते हैं O 0 0 है, तो जरा देखो तो OA स्क्वायर कितना हुआ, 5। OB स्क्वायर कितना हुआ, 16। यही खत्म, मतलब आगे अब जाने की जरूरत नहीं, बोलो ना। ये हम क्या चेक कर रहे थे, कहीं ओरिजिन से तीनों वर्टिसेस बराबर दूरी पर तो नहीं है। तो ये रफ वर्क था अपना, पहला रफ वर्क हो गया। अब दूसरा रफ वर्क,
रफ वर्क। दूसरा रफ वर्क हुआ ए बी स्क्वायर, कितना हुआ जरा देखो, तो 1 और प्लस 4, ठीक है। बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16, है ना, और सी ए स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4, बोलो, ठीक है। अब यहां पे क्या देखते हैं कि किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर है क्या, है ना, तो किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर है क्या, क्या फील हुआ, नहीं, है ना। ये कितना है 5, ये कितना है 8, 8 और 5 जोड़ो कितना हुआ 13, यहाँ क्या लिखा है 25, नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों रफ वर्क ने सजेस्ट किया कि भाई ये नॉर्मल ट्रायंगल है जिसमें हर हाल में हमें कैलकुलेशंस तो करने हैं। चलो, तब यहाँ सबसे पहले तो हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं। तो सेंट्रॉइड, जिसको हम यूजुअली जी से डिनोट करते हैं, क्या आ गया, तो 1 प्लस 0 प्लस 3 अपॉन 3 और 2 प्लस 4 प्लस 0 अपॉन 3। एक का तो काम हो गया। इनफैक्ट इन सेंटर का भी काम हो गया। ये जो लेंथ ऑफ साइड्स निकाल रखे यही यहाँ पे काम आ जाएंगे। क्या हो गया, ए बी कितना है अपने पास √5, ठीक है ना, ए बी है अपने पास √5, बी सी कितना है, सॉरी 5, है ना, और सी ए कितना है 2√2, ठीक है ना। तो हम यहां पर इन सेंटर आई, इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलेंगे, तो क्या सीखा है, साइड इंटू सामने का वर्टेक्स। तो क्या हो जाएगा 5 × 1 प्लस 2√2 × 0 प्लस √5 × 3, और नीचे क्या हो गया 5 प्लस 2√2, 5 प्लस 2√2 प्लस √5, और ऐसे ही 5 × 2 प्लस 2√2 × 4 प्लस √5 × 0 और अपॉन 5 प्लस 2√2, किसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इन सेंटर के। अब बाकी दो और, तो बाकी दो और, तो अब अगला टारगेट क्या रखते हैं, सर्कम सेंटर। तो मान लेते हैं लेट सर्कम सेंटर P, सर्कम सेंटर P है अल्फा बीटा, नहीं, तो सर्कम सेंटर P अल्फा बीटा। तो अब हम अगर P सर्कम सेंटर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होगा। तो तुरंत यहां पे हम क्या इंपोज कर देंगे, PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC, और स्क्वायर करके डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो स्क्वायर करके डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो जरा देखो, तो A क्या है अपने पास 1,2, तो PA स्क्वायर क्या हो गया अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर। ये हम क्या कर चुके हैं, इन पर स्क्वायर, रूट का लफड़ा नहीं है। ये हो गया PA स्क्वायर, फिर PB स्क्वायर, तो 0 और 4 है, तो क्या हो गया अल्फा का स्क्वायर, अरे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही PC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक बार सीधा ध्यान दो, अब यहाँ से इसको ओपन कर जाते हैं, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 16 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 और प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक बार फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करो, तो जब फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करो तो देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो अल्फा इधर क्या रहा -2 अल्फा, है ना, और -4 बीटा प्लस 8 बीटा कितना हो गया +4 बीटा, और कांस्टेंट टर्म देखो तो
इधर से 5 और उधर से 16, क्या हो गया? 18। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट करोगे तो क्या होगा, जरा देखो, अल्फा स्क्वायर गया है ना, बीटा स्क्वायर गया, और क्या आ गया, 6 अल्फा माइनस 8 बीटा, और इक्वल्स टू 9 माइनस 16, कितना, -7। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको 1, इसको 2, और 2 इंटू 1 और प्लस 2, क्या फायदा होगा, 8 बीटा उड़ गया, और 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 मतलब -4 अल्फा और प्लस 6 अल्फा, कितना हो गया, 2 अल्फा। ठीक है ना, और इक्वल्स टू, इधर देखो 22 और -7, कितना हो गया, हाँ, कहाँ +7 आएगा, नहीं देखो ना, ये -6 अल्फा को इधर खींच लिया ना, तो लेफ्ट साइड आया 6 अल्फा और -8 बीटा इधर ही, और 16 और इधर 9 है, तो 9 माइनस 16 उधर जाएगा, तो -7 इधर आएगा। ठीक है ना, चलो, अरे बात नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, 2 अल्फा और इक्वल्स टू राइट साइड क्या रहा, 22 -7, कितना, 15, है ना। तो देखो यहां से देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 15/2। ठीक है ना। अब अल्फा इक्वल्स टू 15/2, तो देखो यहां से देयरफॉर 4 बीटा को क्या लिख लेते हैं, 11, और यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, -15, तो इधर आके क्या हो गया, +15, है ना। तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 13/2, नहीं, तो हमें यहां से क्या मिल गया, तो देयरफॉर सर्कम सेंटर, बात नहीं, P क्या मिले कोऑर्डिनेट्स, 15/2, 13/2। और अब सोचो ये 3 बातें पता है, तो चौथी बात भी पता है, क्या होगा, तब तुरंत उस पे चले जाते हैं कि भाई अपने पास जो ऑर्थो सेंटर होता है, मान लो हम उसको यहां बोल रहे हैं H, और जो सर्कम सेंटर होगा यहां हमने इसको बोल रखा है P, सर्कम सेंटर, उसको सेंट्रॉइड जो है G, है ना, सेंट्रॉइड G जो है किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 के रेशियो में। ठीक है ना। अब देखो G के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ही रखे हैं, कितना आ रहा है, G के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 4/3, 2, है ना। तो 4/3, 2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। और सर्कम सेंटर हमने निकाल ही रखा है, कितना, 15/2, अब हम यहाँ ऑर्थो सेंटर निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो H को अगर हम α1 β1 मान ले, ठीक है ना, तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 इंटू α1 प्लस 2 इंटू 15/2 यानी कि 15, और अपॉन 2 + 1 3, इसको हम किससे इक्वेट कर देते हैं, 4/3 से। दिस विल इम्प्लाई α1 क्या आ गया, -11, और ऐसे ही 1 इंटू β1 और प्लस 2 इंटू 13/2 यानी कि 13, और अपॉन 3, इसको हम इक्वेट कर देते हैं किससे, 2 से। तो दिस विल इम्प्लाई β1 जो है वो आ गया 6 और -13 यानी कि -7, है ना। तो इसका मतलब फाइनली हम कहेंगे देयरफॉर ऑर्थो सेंटर H के कोऑर्डिनेट्स हो गए -11, -7। तो अगर देखा जाए तो हम एक जनरल ट्रायंगल में अब के बाद अगर तीनों वर्टिसेस गिवन है तो हम मजे से चारों कोऑर्डिनेट्स निकालना जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें वेरिएशंस लाते हैं, जनरल मेथड तो हम सीख गए, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है फाइंड द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस, अरे बात नहीं, दिस, ठीक है ना। तो अब देखो वो ओरिजिन वाली बात तो माइंड में ही चेक कर लो, जरा देखो तो ओरिजिन से A का डिस्टेंस कितना आया, √13, B का डिस्टेंस कितना आया, 1, काम ही खत्म। वो आगे कब बढ़ते, जब तीनों डिस्टेंसेस बराबर होते। तो अब अगला काम क्या, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के लिए यहां पर देखते हैं AB²,
है ना। अब ए बी स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 और प्लस 9 यानी कि 10। फिर देखते हैं बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कितना आ गया, तो 64 और प्लस 36 यानी कि 100। और फिर देखते हैं सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर कितना आ गया, तो 81 और प्लस 9 यानी कि 90। कुछ अच्छा फील हुआ, बिल्कुल अच्छा फील हुआ क्या, एयर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, है ना। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ट्रायंगल ए पर राइट एंगल्ड है, ट्रायंगल ए पर राइट एंगल्ड है, ठीक है ना। ट्रायंगल ए पर राइट एंगल्ड है और इसमें से एक वर्टेक्स बी है, दूसरा वर्टेक्स सी है। तो जैसे ए बी वाला पार्ट √10 है और ए सी वाला पार्ट √90, यहाँ तो इसको बी रख लेते हैं और इसको सी। अब देखो काम ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली। क्या होगा यहाँ पर, तो अब आपको चाहिए क्या, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, जहां बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स है और ए के कोऑर्डिनेट्स है ना। तो सबसे पहली बात तो ऑर्थो सेंटर कहाँ हो गया, ए पर ही। तो ऑर्थो सेंटर अपने पास हो गया कहाँ पर, -2, -3, जो ए था वही हो गया ऑर्थो सेंटर। और हम सर्कम सेंटर के लिए इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट कितना आ रहा है अपने पास, मान लेते हैं P है ना। तो P आ रहा है अपने पास कितना, 7 - 1/2, या यहीं लिख देते हैं, सर्कम सेंटर P कितना आ गया, 7 - 1/2 और -6 + 0/2 यानी कि P आ गया अपने पास 3, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस A √5 √11, B -4, 0, ध्यान दो, अरे ध्यान दे, C -√13, √3। अब हैबिट तो हमारी शुरू से है, क्या सबसे पहले तो क्या चेक करते हैं, ओरिजिन से बराबर दूरी है क्या। तो यहाँ पे क्या दिखा है, क्या हुआ, अगर आप देखो तो यहाँ पे लेट O 0, 0, तो आपको OA क्या दिखा, रूट के अंदर 5 + 11 कितना 4। OB क्या दिखा, 4 + 0, सॉरी 16 + 0, 16 + 0 यानी कि 4। और ऐसे ही OC क्या दिखा, 13 + 3 यानी कि 4। नहीं, तो यहाँ पर देयरफॉर हम क्या कहेंगे, O 0, 0 इज द क्या, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका मतलब देयरफॉर ऑर्थो सेंटर H क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एब्सिसा, सिग्मा ऑर्डिनेट। तो ऑर्थो सेंटर H क्या हो जाएगा, तो √5 -4, √11 + 0, काम खत्म। अरे बात समझे, ठीक है, फोकस रहो। अब देखो कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक सिनेरियो है, कह रहा है लेट ABC बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट coordinates of A, B, C are rational, then which of the following point of concurrencies will also have rational coordinates, है ना। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, x2, y2, x3, y3, और गिवन क्या है कि ये छयों के छयों रैशनल नंबर्स हैं। तो हमें पता करने कह रहा है कि हम कौन कौन सी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसीज के लिए ये श्योर हैं कि उनके कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल होंगे।
तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में चमक गया सेंट्रॉइड। कितने लोगों को फील हो गया था? सेंट्रॉइड क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एब्सिसा बाई 3, सिग्मा ऑर्डिनेट बाई 3। इसके तो रैशनल होना मस्त है, बोलो। अब डिस्कशन किस पे जाके फंसेगा? सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर पे। एक्चुअली इन सेंटर के लिए भी हम श्योर हैं कि जरूरी नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि इन सेंटर के फॉर्मूले में लेंथ ऑफ साइड इन्वॉल्व होता है, तो लेंथ ऑफ साइड तो रूट में आ ही सकता है। अभी देखो जस्ट हमने सॉल्व किया है, ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो ना, इन सेंटर में क्या घुस गया? √5 टू √2। तो अगर लेंथ ऑफ साइड देखो, जबकि ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे? रैशनल थे, है ना, लेकिन लेंथ ऑफ साइड में रूट घुस गया, तो फिर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बना दिए? इरेशनल। तो यहां से दो बात तो हम श्योर थे कि एक तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स रैशनल होंगे, ये पक्का है, और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रैशनल हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड इसमें इन्वॉल्व होता है। तो खाली x1 y1 x2 y2 x3 y3 के रैशनल होने से श्योर नहीं हो पाएगा, है ना। अब दो मामला फंस रहा है, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में से कोई एक अगर टैकल हो गया तो दूसरा अपने आप टैकल हो गया। सोचो क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड हम पहले से जान रहे हैं कि रैशनल कोऑर्डिनेट्स लेगा, है ना, और एक फॉर्मूला होता है कि सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के जॉइंट को सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में बांटता है ना। तो वहां से सेक्शन फॉर्मूला लगा लोगे, तो एक और मैनिपुलेट हुआ तो दूसरा मैनिपुलेट हो जाएगा। तो अब जरा एक बात सोचो, सर्कम सेंटर निकालने का प्रोसेस क्या है? एक बार मैं वो वाले कैलकुलेशन पे वापस आता हूं। सर्कम सेंटर निकालने का प्रोसेस क्या था कि आपने पी अल्फा बीटा माना और PA² इक्वल टू PB², ध्यान दो, PA² इक्वल टू PB² इक्वल टू PC² इंपोज कर दिया। इंपोज करते ही देखो, जब आप बारी बारी से दो दो को कनेक्ट कर रहे हो तो 2 डिग्री का तो यहां कोई रोल है ही नहीं, वो तो कट जा रहा है बोथ साइड। तो आपको इक्वेट कर करके अल्फा बीटा की क्या बन रही है? दो लीनियर इक्वेशन। और आप सोच के देखो, अल्फा बीटा की जो दो लीनियर इक्वेशन बन रही है उसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे उनमें किसका रोल होगा? वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का ही तो होगा। तो सोच के देखो, अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों के तीनों रैशनल कोऑर्डिनेट्स ले रहा है, अगर तीनों वर्टिसेस, तो अल्फा बीटा के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हर हाल में रैशनल होंगे। तो अगर अल्फा बीटा के कोफिशिएंट्स रैशनल है तो आप जब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उनके जो सॉल्विंग आएगी वो भी तो क्या होगा? रैशनल ही होगा। मतलब क्या मैनिपुलेट हुआ कि हर हाल में सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल होंगे। और अगर सर्कम सेंटर मैनिपुलेट हो गया रैशनल है, सेंट्रॉइड मैनिपुलेट हो गया रैशनल है, तो फिर ऑर्थो सेंटर ऑटोमेटिकली रैशनल है ना। तो अपने पास फाइनली जो वहां आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो। इन तीन चीजों के लिए तो हम श्योर हैं, इन सेंटर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखो यहां एक और मजेदार सा ऑब्जर्वेशन है। ये क्या कह रहा है कि लेट ABC be the vertices of equilateral triangle ABC, then all the coordinates of the three vertices can't be rational। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है, मान लो ये AX1 Y1 BX2 Y2 और CX3 Y3, और मैं कह रहा हूं कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, मतलब ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो किसी भी हाल में ये छयों कोऑर्डिनेट्स एक साथ रैशनल ही हो सकते। मतलब ये कहना चाह रहा है मिनिमम एक तो इरैशनल होगा, मिनिमम एक तो इरैशनल होगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे प्रूव किया जाए? पहले तो ये रिजल्ट है जिसको एक्सेप्ट करेंगे, और अब हम सोच रहे हैं इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो ऐसी चीजों को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? देखो, मान लेते हैं कि लेट x1 x2 x3
लेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 बिलोंग टू रैशनल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये है ही, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये सारे एक साथ रैशनल नहीं पॉसिबल है इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी आएगी। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड। तो अब जरा देखो तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एरिया ट्रायंगल ABC लिखता हूं, है ना। तो एरिया ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला हो गया हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना। अब आप सोचो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये, अरे ध्यान दो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं, तो हम ये भी श्योर हो गए कि ये भी रैशनल है, ठीक है ना। अब जरा देखो तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 और इनटू साइड स्क्वायर, AB स्क्वायर या फिर BC स्क्वायर, कोई भी, है ना। अब जरा इसको प्रोसीड करो, तो इसको प्रोसीड करो तो ये AB स्क्वायर जरा लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहां क्या होगा x1 क्या फील हुआ। अब आप सोचो, अगर x1 y1 x2 y2 ये सब रैशनल है, तो आप देखो तो ये पूरी चीज रैशनल है, 4 भी, और उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, √3। √3 अगर रैशनल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रिजल्टिंग चीज क्या है, इरैशनल। अब एक तो कह रहा है कि एरिया रैशनल आएगा, दूसरा कह रहा है एरिया इरैशनल आएगा, तो एरिया तो वही है, एक साथ दोनों कैसे हो सकता है। इसका मतलब अपना अजम्पशन रॉन्ग था। तो हम कहेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसका मतलब किसी भी हाल में अगर कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो उसके तीनों वर्टिसेस के सारे कोऑर्डिनेट्स कभी रैशनल हो ही नहीं सकते, मिनिमम एक इरैशनल टर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब चलो, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी सेफ साइड को जानते हैं, है ना, क्योंकि जब यूज होगा तो फिर वही बात है, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो वहां फंसेगा, मतलब हिलेगा ही नहीं, पता ही चलेगा क्या पूछा है, ठीक है ना। तो क्या हेडिंग डाला हुआ है, लीबनिज फॉर्मूला, ठीक है ना। तो लीबनिज फॉर्मूला क्या होता है, पहले समझो इस बात को कि किसी ट्रायंगल ABC के लिए अगर G उसका सेंट्रॉइड है, केयरफुली सुना, किसी ट्रायंगल ABC के लिए अगर G उसका सेंट्रॉइड है, तो मैंने इस प्लेन पर, जो भी ये प्लेन है, उस पर P कहीं भी रैंडम एक पॉइंट पिक कर लिया, कहीं भी, ट्रायंगल के अंदर बाहर कहीं भी, बस उस प्लेन पे होना चाहिए, है ना। तो लीबनिज फॉर्मूला कहता है कि P का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम होता है, वो होता है 1/3 टाइम्स ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम, और प्लस 3 टाइम्स उस पॉइंट का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस का स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड है G पर, और P आपने रैंडम कहीं भी कोई पॉइंट पिक कर लिया है, तो आपको PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स जो PG स्क्वायर है, ये इतनी बेकार सी चीज कितने आराम से मिल रही है कि आप साइड्स के स्क्वायर का सम कर दो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, साइड्स के स्क्वायर का सम कर दो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब एक बार को अगर हम ये रिजल्ट जान गए, तो अब सुनो एक और मजेदार बात, और देखो जरा जवाब देना। तो
कि मान लो एबीसी ट्रायंगल फिक्स्ड है, एबीसी नोन है ना, और मैंने आपको कहा कि इस प्लेन पर P मैंने खुला छोड़ रखा है, मतलब P कहीं भी हो सकता है। तो जरा सोचो तो फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P आपको PA² प्लस PB² प्लस PC² की खूब सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो अब मैं कह रहा हूं कि वो जो बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं उसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या, मतलब वी आर कंसर्न with the least value of PA² plus PB² plus PC²। ठीक है, क्या होगा जब P G पर आ जाए? क्यों? क्योंकि इतना हिस्सा तो कांस्टेंट है, तो वेरी कौन कर रहा है? P के हिसाब से वही तो वेरी कर रहा है। तो अगर आप लेफ्ट वाली चीज को मिनिमाइज करना चाह रहे हो तो आप क्या कह सकते हो कि अगर ये गोला 0 हो गया तो फिर इससे छोटी ये वैल्यू ले ही नहीं सकता, है ना। तो हमने यहां से पता है एक चीज सीखा, एक नोट करके दिखाता हूं। नोट ये रहा कि फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P, फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P, है ना, the least value of बात नहीं, PA² प्लस PB² प्लस PC² इज कितना 1/3 टाइम्स AB² प्लस BC² प्लस CA², और कब? when P lies on G। P अगर G पर आ गया तो फिर वो वैल्यू 0 हो जाएगी और ये सम की सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो रही बात कि ये आया कैसे। तो याद करो जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट लिया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ ज्योमेट्री को 2 अलजेब्रिक क्वांटिटीज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वो अलजेब्रिक क्वांटिटीज क्या है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो शायद मैंने पहले भी ये बात कर रखी है कि सिंपल ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा ज़्यादा पावरफुल चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री के साथ पावर ऑफ अलजेब्रा भी जुड़ गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऑल्दो प्रूफ से कोई लेना देना है नहीं, बट यहाँ प्रूफ के थ्रू मैं वो विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ आपको, है ना, कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने ज्योमेट्री की चीज़ों को सोचना आसान बना दिया। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, ऑल्दो प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड बट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी इस तरह की ज्योमेट्रिकल चीज़ को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूटेबल चॉइस ऑफ ओरिजिन करेंगे, है ना। अपने पास फ्रीडम है इस फिगर को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहीं पे ले जाके पटक देने का। तो मैंने यहां क्या किया, मैंने प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहां क्या किया, मान लिया कि लेट P जो है वो ओरिजिन पर है। अच्छा, जैसे ही आपने P को ओरिजिन पर माना तो ये फिगर अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है ना। और जब इसने अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया, अरे कहां देख रहा है, जब इसने अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया तो उस केस में आप ए बी सी के कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लो। तो मान लेते हैं A है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3। मतलब वंस वी हैव प्लेस्ड ओरिजिन एट P, तो उस केस में हमने ए बी सी को कुछ कुछ मान लिया और जैसे ही माना तो G भी हम निकाल पाए। क्या आया, y3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है ना। अब देखो जरा इसका हम LHS लेके चलते हैं। तो LHS है अपने पास क्या, PA² प्लस
पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। अब देखो ये बहुत ही सिंपल हो गया, डिस्टेंसेस का स्क्वायर जोड़ना है ना, और एक पॉइंट पी क्या है 0 0। तो देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। बोलो यस सर, ये हम निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब हम RHS की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। कितने लोग बात समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों LHS RHS प्रोसीड करते जाएंगे, अपने आप बराबर प्रूव हो जाएगा। और ज्योमेट्री यहां कुछ कर ही नहीं रहा, सारा खेल अलजेब्रा कर रहा है। अरे ये क्या है, अलजेब्रा ही तो है, ठीक है ना। तो यहां पर अब देखो जरा, हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का जुगाड़ करते हैं। तो देखो A और B के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, है ना। और फिर उसके साथ चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं एक लिखता हूँ, फिर अपने आप आपको खुद ही दिखने लगेगा। रुको, मैं यहाँ पे जैसे AB स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर जुड़ा हुआ और 2x1 x2 2y1 y2 घटा हुआ। तो जरा देखो, तो अगर आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर लोगे तो आप देखो दो बार तो x1 स्क्वायर आएगा, दो बार x2 स्क्वायर, दो बार x3 स्क्वायर, दो बार y1 स्क्वायर। समझ रहे हो? तो आपको यहां क्या फील हुआ, 2 टाइम्स प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, बोलो। और इसी के साथ माइनस 2 टाइम्स सिग्मा x1 x2 और बोलो हाँ है ना, सिग्मा y1, है ना। और जरा देखो तो एक तीसरी चीज है वहां पे, क्या, PG स्क्वायर, ठीक है ना, बोलो। तो देखो अब इनफैक्ट हम पूरे RHS की बात करते हैं, तो RHS की बात करते हैं तो RHS क्या हुआ, 1/3 टाइम्स, और ये पूरी चीज बोलो हाँ है ना, ये पूरी चीज 1/3 टाइम्स ये पूरी चीज, ठीक है ना। और उसके साथ क्या है, 3 टाइम्स PG स्क्वायर। तो 3 टाइम्स PG स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे नहीं, रुको ना, मैं लिख ही देता हूँ यहीं पे। मैं एक काम करता हूँ, ये 1/3 लिखो, तो 1/3 लिखो तो क्या आएगा, ऐसा, ठीक है। और जरा 3 टाइम्स PG स्क्वायर देखते हैं, तो 3 टाइम्स PG स्क्वायर, तो PG स्क्वायर का मतलब ओरिजिन से इसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जरा देखो तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 1/9 और x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर, है ना। और इसी के साथ y1 प्लस y2 प्लस y3 का होल स्क्वायर प्लस y3 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा खोलो तो, अच्छा 3 टाइम्स PG स्क्वायर मतलब 1/9 और इसी को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, है कि नहीं, इंटू 3। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आया जरा देखो तो, 1/3 टाइम्स और a प्लस, ध्यान दो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर दोनों जगह खोल दो, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस और एक 2 सिग्मा x1 x2 और प्लस 2 सिग्मा, प्रूव हो गया क्या, बिल्कुल ठीक बात। देखो जैसे इन दोनों को घटाओगे, इनफैक्ट रुको इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तो आप देखो तो जरा, आहा,
आप देखो तो यहाँ जैसे ही आपने RHS की बात करी तो RHS क्या है, RHS है अपना 1/3 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स, है ना, मत कर। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या क्या कट रहा है, ऐसा और ये ऐसा, ठीक है ना। और अब आप देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर फर्स्ट में 2/3 टाइम्स है, सेकंड में 1/3 टाइम्स है। ऐसे ही y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर फर्स्ट में 2/3 टाइम्स, सेकंड में 1/3 टाइम्स। तो जब आप जोड़ रहे हो तो ये क्या आ जा रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। तो देखो ज्योमेट्री में एक टफ से दिखने वाली चीज़ को हमने थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजीली प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसीज पे नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, है ना। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 1,1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स थ्रू इट बी -2,3 एंड 5,2 देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है कि ये और ये बराबर है ना, और ये बराबर है, मतलब AB और AC साइड के मिड पॉइंट्स गिवन है और A का कोऑर्डिनेट गिवन है 1,1। मैंने जस्ट इस सिनेरियो को रफ फिगर में ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और अब हम इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना चाहते हैं। अब देखो किसी भी सेगमेंट में अगर आपको उस सेगमेंट का एक एंड पॉइंट, ध्यान दो, उस सेगमेंट का एक एंड पॉइंट और उसका मिड पॉइंट पता है तो आपको दूसरा एंड पॉइंट पता है। इसका तो सीधा एक फॉर्मूला सीखा है हमने, 2 टाइम्स मिड पॉइंट माइनस किनारा, है ना। तो आप देखो इस प्रोसेस से क्या मज़े से हम यहाँ पे B देख लेंगे। B क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, यानी कि -4 -1 और 6 -1। तो यहाँ से B के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5,5, ठीक है ना। ऐसे ही C के कोऑर्डिनेट्स 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 10 -1 और 4 -1, कितना हो गया 9,3। तो देयरफॉर सेंट्रॉइड का काम ही खत्म है। देयरफॉर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए सिग्मा एप्सिसा, यानी कि 1 - 5 + 9/3 और 1। बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC आर 1,2 एंड 4,5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स A आर -1,2, तो हमें कह रहा है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब अगर इस फिगर को देखो तो आपको ये D के कोऑर्डिनेट्स पूछा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा कि किसी ट्रायंगल में आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर पता है तो तुरंत चमका कि भाई सेंट्रॉइड भी पता है। कैसे, 2:1 वाले फंडे से। तो तुरंत यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ठीक है, हम क्या जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्या दे रखे हैं 1,2, और सर्कम सेंटर इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मान लो इसका सेंट्रॉइड है कहीं G, तो हम क्या जानते हैं 2:1 का रेशियो। तो 2:1 का रेशियो, तो हम G के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, क्या होंगे, तो 2 × 4 + 1 × 1 और अपॉन 3 और 2 × 5 प्लस अपॉन 3, नहीं। तो दिस इम्प्लाइज G के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 और 1 9, ठीक है, बात नहीं। और 10 और 2 12, कितना 3,4। अब आप सोचो अगर G के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 3,4, तो आप देखो तो यहाँ से 2:1 रेशियो होगा। क्या कि किसी भी मीडियन को
सेंट्रॉइड क्या करता है, वर्टेक्स की साइड से 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो देयरफॉर तुरंत वहां से हम डी के कोऑर्डिनेट्स क्या कह सकते हैं, अगर देखो तो अच्छा जरा देखना यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो मैं डी को कुछ अल्फा बीटा मान लूं और सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं, या फिर जरा सोचना तो ये अगर रेशियो 2:1 है तो एडी अगर, अच्छा 2:1 का मतलब क्या हुआ, एजी अगर 2 अल्फा तो जीडी अल्फा। तो जरा देखो तो एडी कितना होगा 3 अल्फा और जीडी कितना है अल्फा। तो आप मजे से यहां ये भी तो कह सकते हो कि अपना एडी अपॉन जीडी इज 3:1, यस और नो। अब बताओ डिवीजन एक्सटर्नल है कि इंटरनल, एक्सटर्नल बाहर है ना, हाँ सॉरी हाँ, एजी अपॉन एडी, एजी अपॉन एडी, इनफैक्ट उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, एडी अपॉन जीडी, अभी ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3:1 एंड द डिवीजन इज एक्सटर्नल। तो इसका मतलब अब आप अगर डी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हो तो देखो ए और जी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एडी वाला पार्ट भिड़ेगा जी से, तो देखो 3 को जी से भिड़ाओ तो 3 × 3, बीच में माइनस साइन और 1 × -1, अरे ये वाला पार्ट इससे और ये वाला पार्ट इससे, है ना, और सेक्शन एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में माइनस साइन, तो 3 × 3 -1 × -1 और अपॉन 3 -1, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या हो जाएगा 3 × 4, 3 × 4 माइनस अपॉन 3 -1। दिस इम्प्लाइज डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ये अपने पास हो गया 9 × 10/2 5 और 12 10/2 5, ठीक है। अच्छा हम यहाँ इसको एक और अल्टरनेट तरीके से कर सकते थे कि अगर आपको इंटरनल डिवीजन ही लगाना है तो डी के कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लो, क्या अल्फा कॉमा बीटा, और सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का लगा दो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट 5, a/4 be the circumcenter of let 5, a/4 be the circumcenter of triangle with vertices a, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स है a-2, b के कोऑर्डिनेट्स है a6, c के कोऑर्डिनेट्स है a/4 -2। अब देखो कहानी यहाँ आगे बढ़ेगी, बट यहाँ आपको सोचना चाहिए, सुना ध्यान से, कि एक ट्रायंगल के सर्कम सेंटर दे रखा है, उसमें एक अननोन इन्वॉल्व है a, और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, उनमें भी अननोन इन्वॉल्व है a। तो यहां तो सबसे पहला काम करना है कि सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होगा, है ना। तो यहां से देखा जाए तो मैं सबसे पहला क्या इंपोज करूंगा कि अगर मैं सर्कम सेंटर बोल रहा हूं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, a/4, तो मैं इंपोज कर दूंगा PA = PB = PC। अब यहां अपना काम है कैसे भी करके अननोन ए को इवेल्युएट कर लें, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो मान लो हम PA² = PB² करें, तो PA² = PB², तो PA² का मतलब देखो तो क्या हो गया, तो 5 - a का स्क्वायर और प्लस a/4 + 2 का स्क्वायर = PB²। तो PB² क्या हो गया 5 - a का स्क्वायर और प्लस a/4 - 6 का स्क्वायर। लो यहां से तो बहुत ही आसान हो गया, क्या ये वाला पार्ट एज इट इज उड़ गया, ठीक है। तो यहां से फिर क्या आया, देखो तो x² = y² होता है तो क्या होता है, आइदर x = y और x = -5। तो यहां से क्या आया, या तो a/4 या तो a/4 + 2 = a/4 - 6 और a/4 + 2 = ऐसा। अब देखो यहां से तो कुछ हासिल नहीं है, यहां से निकल रहा है क्या, एक तरफ ले आओ तो a/4 जुड़ के क्या हो गया a/2 और 6 में से 2 गया 4।
तो देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई आपकी 8। और देखो ए के 8 आते ही आपको तीनों वर्टिसेस मिल चुके हैं। ए हो गया अपने पास क्या, बी हो गया 8,6, सी हो गया 2,-2 और सर्कम सेंटर पी हो गया 5,2। ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बी द सर्कम रेडियस। तो सबसे पहली बात तो ये जो है ये अल्फा ही तो हुआ। अरे पी का ए से या बी से या सी से दूरी क्या हुआ, अल्फा। तो देखो पहला कैलकुलेशन तो यहीं खत्म हो गया कि देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू पी ए या पी बी या पी सी, कुछ भी कर दो आपकी मर्जी। तो जैसे पी ए किया तो ये क्या आ गया, √9 और +16, यानी कि अल्फा कितना रखा है 5। अब देखो अब दूसरा क्या कह रहा है, बीटा जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है और गामा जो है वो पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर चूंकि चाहिए तो मैं फिर हर हाल में फिर यहाँ लेंथ ऑफ साइड्स निकाल लेता हूं। तो लेंथ ऑफ साइड जरा देखो तो ए बी कितना आया, तो ए बी आया, अरे ध्यान दो, ए बी आया अपने पास 8, बी सी आया रूट में देख लो तो ये 36 और +64 कितना आ गया 10, और सी ए आया, सी ए 36 + 0 यानी कि 6, है ना। कुछ अच्छा फील हुआ यहाँ, पाइथागोरस भी लग रहा है, 8 6 और 10। तो इसका मतलब ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट, अरे बोलो ना, बीसी हो गया हाइपोटेनियस, है ना। तो बीसी हो गया हाइपोटेनियस, तो ए पर हो गया राइट एंगल्ड, है ना। और इधर हो गया अपने पास सी और इधर बी, जिसमें ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है। तो अब क्या कह रहा था, एक तो बीटा कह रहा था एरिया, एरिया भी देखो यही निपट गया, क्या हो जाएगा एरिया बीटा इक्वल टू, सीधा ही लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 24, है ना। और पेरीमीटर क्या डिनोट कर रहा है, गामा। तो पेरीमीटर गामा क्या हो गया 10 + 6 + 8 यानी कि 24। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ दिया 50। ठीक है। फिर देखो कह रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड एज 0,1, 1,1 एंड 1,0। अरे ध्यान दो, ठीक है। अब सुनो, गौर करो, तो अभी तक प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उनमें रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। यहां एकदम से मैं देखो एक्स वाई एक्सिस बना के बैठा हुआ हूं, ये क्या चक्कर है, पहले तो ये समझना है, ठीक है ना। तो देखो यहां पॉइंट्स का जो नेचर है वो इस तरह का है कि वो रेकमेंड कर रहा है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चले जाओ तो इंटरप्रेट करना इजी होगा। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो ना वहां क्या है, 0,1 है, 1,1 है, 1,0 है ना। तो जैसे ही आपने ये पॉइंट्स को यहां ट्रेस किया फिगर में, तो देखो आपको वो ट्रायंगल फील होना शुरू हो गया। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां तो ये आसान सिचुएशन है। आपको लास्ट क्लास में एक ट्रिक बताया था ना कि मिड पॉइंट पता हो तो हम वर्टिसेस कैसे लिखते हैं, याद है, दिस प्लस दिस माइनस दिस वाला एक क्वेश्चन हमने करा भी था पैरेललोग्राम वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कई बार आपको हिंट करते हैं कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसका फिगर सोचिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहां ये बहुत ही सिंपल हो गया। आपको जैसे ही आपने ये फिगर बनाया और ये वो ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप देखो मजे से आपको ये दिख गया 2,0, ये दिख गया 0,2, और आप देखो तो तीनों ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ मिल गई आपको, ये 2 और ये 2 अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल का एब्सिसा, है ना। तो इन सेंटर का तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या होगा इन सेंटर, क्या साइड इंटू
साइड इंटू एब्सिसा, साइड इंटू एब्सिसा, साइड इंटू एब्सिसा, जोड़ दो अपॉन तीनों साइड्स का सम। जरा देखो तो क्या होगा, 2 इंटू 0, ये अपने पास ओरिजिन है, तो 2 इंटू 0, 2√2 इंटू 0, ठीक है ना, है ना, और प्लस 2 इंटू 2 और अपॉन क्या 2 प्लस 2√2 प्लस 2, ये हो गया एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या आएगा, फिर से वही 2 इंटू 2 प्लस 2√2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 और 2 प्लस 2√2 प्लस 2। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे पहले से पता था कि जो यहाँ एब्सिसा आएगा वही ऑर्डिनेट आएगा, है ना। अब क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया, हम इस पे अभी बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया, जरा देखो तो हम इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ से 2 कट के ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 2 प्लस √2, है कि नहीं, और 2 अपॉन 2 प्लस √2। आप बहुत से बहुत इसको रैशनलाइज कर दो तो आई के कोऑर्डिनेट्स आप क्या बोलोगे, 2 माइनस √2 ऊपर नीचे डाल दो, बोलो ना। तो 2 माइनस √2 ऊपर नीचे डालोगे तो 2 इंटू 2 माइनस √2 और नीचे क्या आ गया 4 माइनस 2, समझ रहे हो, और 2 इंटू 2 माइनस √2 और नीचे 4 माइनस 2, है ना। तो ये क्या आ गया, सिंप्लीफाई होके क्या आ गया 2 माइनस √2 कॉमा, अपने से एब्सिसा ही तो पूछा, ठीक है ना। लेकिन एक कैसे मुझे पता था कि ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, तो ज़रा एक ऑब्जर्वेशन देखो सिंपल सा, कि इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा वो यहाँ कहीं अंदर होगा, ऐसे पॉइंट पे जो तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगी, और वो दूरी ही स्मॉल r है, नहीं। तो ज़रा देखो तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे इसके लेंथ क्या होगा, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे इसके भी लेंथ क्या होगा। तो आप सोचो तो ये जो इन सेंटर आई है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं फील हो रहे, क्या आई के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या फील होंगे, r कॉमन, ये तो फील। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर अगर मैं इससे मिलाऊं तो ये भी कितना होगा, r ही होगा, है ना। तो अब आप सोचो तो अगर अपने पास ये ऑब्जर्वेशन है तो मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके, मत करो, मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकता था। r का एक फॉर्मूला होता है, याद है, del बाई s, नहीं। तो जरा देखो तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और अपॉन s का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो हाफ इंटू 2 प्लस 2√2 प्लस 2, आ गया ना आंसर। तो ये भी एक तरीका इसका था, ठीक है। चलो अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन, तो फिर एकदम हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में एंटर कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट a 6,8 b 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा और c माइनस 10 sin अल्फा 10 cos अल्फा बी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब जरा देखो तो यहां से ये जो 3 वर्टिसेस गिवन है, ध्यान सुना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसके लिए कह रहा है कि इसका ऑर्थो सेंटर है L पर, और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,9 और जिसका सेंट्रॉइड जो है वो अपना G है h,k। तो ये बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। अब देखो स्टिक टू द बेसिक, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही आपको किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दे और वहां ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर का जिक्र हुआ तो आपको एक रफ वर्क करना है, ठीक है ना। देखो यहां पे वो रफ वर्क क्या है, आपने O मान लिया ओरिजिन, और क्या चेक कर रहे हो, OA, है ना। तो OA क्या हो रहा है जरा देखना, 36 प्लस 64 कितना 10। OB कितना हो रहा है जरा देखो तो
100 cos स्क्वायर अल्फा प्लस कुछ अच्छा फील हुआ 100 sin स्क्वायर अल्फा, ये भी 10। और ज़रा OC देखो, तो OC क्या आ रहा है 100 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 100 cos स्क्वायर अल्फा, ये भी 10। ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर O00 इज द सर्कमसेंटर। क्लियर है क्या? ऑफ ट्रायंगल ABC। बचने से ही बच गया है ना। और ये अगर शुरू से नहीं सेट रखे हैं अननेसेसरी हम फंस जाएंगे, और ये तो बहुत बुरा जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ही नहीं। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद जैसे ही सर्कमसेंटर ओरिजिन पे गया तो ऑर्थो सेंटर यहां ऐसे केस में सबसे लल्लू आता है क्या, सिग्मा एब्सिसा कॉमा सिग्मा ऑर्डिनेट। तो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर, देयरफॉर ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, सिग्मा एब्सिसा मतलब 6 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा कॉमा, अरे लग तो 8 माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 10 कॉस अल्फा, है कि नहीं। अब आप देखो यही ऑर्थो सेंटर तो अपना क्या गिवन है, A, L, A, 9। तो अपना जो ऑर्थो सेंटर L था वो गिवन है A, 9। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर A इक्वल्स टू 6 प्लस 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है ना। और 9 इक्वल्स टू 8 प्लस 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखो यहां से क्या इंटरेस्टिंग है, 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज एक्चुअली 1, है ना। तो देयरफॉर A की वैल्यू आप क्या कह पा रहे हो, 6 और प्लस 1 यानी कि 7। बोलो है ना। ठीक है। अब A7 आ गया, ठीक है ना। अच्छा तो सेंट्रॉइड क्या होगा G। अच्छा देखो A7 आया मतलब आप सोचो देयरफॉर L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अपने पास 7, 9। बोलो तो सेंट्रॉइड G क्या होगा, सिग्मा एब्सिसा बाई 3 एंड सिग्मा। तो ये क्या लिखा है सिग्मा एब्सिसा, ये क्या लिखा है सिग्मा ऑर्डिनेट। तो आपको सेंट्रॉइड क्या मिल गया, 3। बोलो तो अब देखो यहां से आपको क्या क्या मिल चुका है जरा देखना। H की वैल्यू मिल गई, H की वैल्यू इधर लिख देता हूं। देखो यहां से आपको H की वैल्यू मिल चुकी है 7/3, K की वैल्यू मिल चुकी है 3, ठीक है ना। और A की वैल्यू मिल चुकी है 7। अब आपको पूछा क्या क्या था देखो तो A, H, K और sin 2 अल्फा। तभी एक sin 2 अल्फा टिका हुआ है। अब एक काम करो जरा इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो आपको ये क्या आ गया 100 टाइम्स और अंदर होल स्क्वायर खोलो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, ध्यान दो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आया 1 और माइनस 2 साइन अल्फा इंटू इक्वल्स टू 1। तो जरा देखो तो यहां से आ गया 100 और माइनस 100 साइन 2 अल्फा कितना 1। तो इसका मतलब देयरफॉर 100 साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 90। अब जरा देखो तो हमें पूछा क्या था, तो हमें पूछा था 5a माइनस 3h, 5a माइनस 3h और प्लस 6k, है ना। तो 5a का मतलब कितना हो गया 35 माइनस 3h मतलब 7 प्लस 6k मतलब 18 और प्लस 100 साइन 2 अल्फा कितना हो गया आगे। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसीज। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, दैट इज लोकस। ठीक है ना। तो लोकस को सुन के फील क्या होता है, बहुत ध्यान समझना।
लोकस को सुन के फील के मतलब यही जान लो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सबसे यूजफुल टेक्निक होगी, ठीक है ना। तो लोकस को सुन के फील क्या होता है, हम पहले भी लोकस पे बात किए हुए, कभी कभी बोलता हूं मैं, है ना, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, कभी बोला है लोकस, है ना, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, और किस तरीके से मूव कर रहा है, सच दैट कोई ना कोई रूल हो। तो एक चलता फिरता पॉइंट जो किसी रूल के हिसाब से चल रहा है ना, उसके पाथ को हम कहते हैं लोकस। तो अगर आपको कहीं कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो मतलब एक तरीके से कहना चाह रहा है कि भाई P जिस रूल के हिसाब से चल रहा है उससे जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उस पाथ की इक्वेशन बताइए। अब एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, बेसिक मैथ से हम एक बात सीखते हैं, कोई भी कर्व है तो उसका एक इक्वेशन है, क्योंकि उस पर जब P चलाते हो तो x और y वेरी करेगा, तो x और y हमेशा एक कर्व इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर कोई लोकस है तो उसका एक्स वाई में एक इक्वेशन होगा। तो फाइंड द लोकस का मतलब यही होता है कि आप उसके एक्स वाई की इक्वेशन बता दो जिस रास्ते पर वो चल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो लोकस के क्वेश्चन को करने के स्टेप्स होते हैं, है ना। पहला स्टेप है कि देखो कि कौन से वेरिएबल पॉइंट का लोकस आपको चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा वेरिएबल पॉइंट भी हो सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि फिर देखो कि वो जो मूव कर रहा है उसका रूल क्या, ठीक है। तीसरी चीज, आप उस पॉइंट P को कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लो, कुछ भी। तो यूजुअली हम मान लेते हैं h, के। शर्त यह है कि ऐसी दो चीज वहां एब्सिसा ऑर्डिनेट में यूज करो P के जो क्वेश्चन में कहीं इन्वॉल्व ना हो, मतलब बिल्कुल अलग दिखने वाली चीज, दो चीज, ठीक है। और रूल इंपोज करके आप कोशिश करो कि जैसे h और k माना है तो कोशिश करो कि HK में एक इक्वेशन एस्टैब्लिश हो जाए, और जो इक्वेशन एस्टैब्लिश हुई उसमें ध्यान रखें कि कोई अननोन टर्म इन्वॉल्व ना हो। अरे कहां देख रहा है, उसमें हम ध्यान रखें कि कोई अननोन टर्म इन्वॉल्व ना हो। जैसे ही आप ऐसी कोई इक्वेशन बना लिए तो अब आप सोचो, एक पॉइंट है किसी पाथ पर चल रहा है जिसके एब्सिसा का काम आपने दे रखा है h को और ऑर्डिनेट का काम दे रखा है k को, और किसी भी कर्व की इक्वेशन में एब्सिसा का रोल कौन प्ले करता है, x। जैसे आप एक लाइन लिखो 2x + 3y = 6, तो कोई जो लाइन है पाथ उस पर जो पॉइंट चल रहा है तो एब्सिसा का काम कौन कर रहा है, x, ऑर्डिनेट का काम कौन कर रहा है, y। तो आपने जो h मान रखा है उसको x रख दो और जो k मान रखा है उसको y रख दो। उसी स्टेप में आपको उस पाथ की इक्वेशन मिलती। अब जैसे इसको मैं करके दिखाता हूं, तो जैसे यहां पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a 2, 3 बी अ गिवन पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p सच दैट pa = 5। अब देखो स्टेप्स क्या, फोकस मत लूज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास यहीं के आगे से स्टार्ट होगी। मान लेते हैं वो पॉइंट है pH के, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या इंपोज हुआ, है ना, लोकस है मतलब रूल है, बिना रूल के तो लोकस है ही नहीं। लोकस का फील क्या हुआ, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, मूविंग अकॉर्डिंग टू अ रूल, ठीक है ना। अब आप यहां पे कोशिश करो कोऑर्डिनेट्स के पढ़े गए तरीकों से कि नोन टर्म्स और HK में एक इक्वेशन बन जाए। अब देखो यहां बहुत ही लल्लू है वो इक्वेशन, क्या होगा, तो h - 2 का स्क्वायर प्लस = 25। अब जिस वक्त आप HK और नोन टर्म्स में इक्वेशन एस्टैब्लिश कर दिए, बस आपको h की जगह x रख देना है, k की जगह y रख देना है। तो आप बोलोगे देयरफॉर लोकस ऑफ P इज x - 2 का स्क्वायर प्लस = 25, ठीक है ना। अब ये क्या आया, ये आया आपके उस पाथ की इक्वेशन जिस पर P मूव कर रहा है, ठीक है। अब अभी आपको बस फाइंड द इक्वेशन कहेगा, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी आपको आइडेंटिफाई भी करने कहेगा कि पाथ आइडेंटिफाई करो। हालांकि कुछ आसान सिनेरियोज में पाथ अभी आप देख पाओगे, जैसे यहां दिख रहा है क्या, एक फिक्स पॉइंट है,
उससे आप एक पी चला रहे हो सो दैट हमेशा उससे बराबर दूरी पर चल रहा है, कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ ही तो होगा। मतलब आप देखो तो एक तरीके से आप एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालना सीख गए जिसका सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस है आर। क्या होगा सर्कल की इक्वेशन? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब एक सवाल अपने मन में आया होगा, पता नहीं आया कि नहीं, कि सर आप एक बार को पहले p को कुछ h के मान रहे हो, ठीक है ना, फिर आप h की जगह x रख रहे हो, k की जगह y रख रहे हो, तो क्यों ना आप शुरू में ही p को xy मान लो? कितने लोगों के दिमाग में आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल मान लेते, सॉल्विंग पे फर्क नहीं पड़ता। अब यहीं पे हाथ के हाथ में आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, देखो क्या कह रहा है। लेट a2,3 इज अ गिवन पॉइंट, अ वेरिएबल पॉइंट m लाइज ऑन द कर्व दिस, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट am। कितने लोग मेरी बात समझ गए इस क्वेश्चन को देख के? सोच के देखो, एक क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन जो होगा वो एक्स वाई के ही टर्म में होगा। तो आप अगर अपने वाले लोकस जिसको निकालना चाह रहे हो उसको अगर शुरू में ही एक्स वाई मान लोगे, है ना, तो बाकी एक्स वाई से वो अलग कैसे दिखेगा? नहीं समझ रहे हो? अब जैसे हमें पी का पाथ चाहिए, अब ये मान लो कुछ पाथ ऐसे चल रहा होगा, तो इसकी भी इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में होगी, इसकी भी इक्वेशन एक्स वाई के टर्म में होगी, तो दोनों एक्स वाई में फर्क आप सॉल्विंग में कैसे करोगे? क्लैरिटी आई, है ना? तो आपको फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, रूल अब के बाद फॉलो करना है कि जिसका लोकस चाहिए उसको कुछ ऐसी दो चीजें मान लो जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं, मतलब वैसा कुछ दिख ही ना रहा हो, और फिर इक्वेशन स्टैब्लिश करो, और जो एब्सिसा माना है उसको एक्स रख दो, जो ऑर्डिनेट माना है उसको वाई। अब फटाफट इसमें सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, हमें पी का लोकस चाहिए था, और पी क्या था? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो, अरे पेन मत चलाओ, रहने दो, देखो यार इरिटेट हो रहा हूं मैं। a2,3 इज अ गिवन पॉइंट, मतलब ये एक फिक्स पॉइंट है। अ वेरिएबल पॉइंट m लाइज ऑन दिस कर्व। अब मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा है, रैंडम हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया इसका, और क्या कह रहा है कि m इस पर मूव कर रहा है ना? तो अब जरा सोचो, अगर m इस पर मूव कर रहा है तो ये जो ma सेगमेंट है ये वेरी कर रहा है, क्योंकि a फिक्स्ड है लेकिन m तो चल रहा है, तो ma सेगमेंट वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ma सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसका हमें लोकस चाहिए, ठीक है ना? तो अब यहां पर देखो, हमने p को फिर से मान लिया h के, लेट कर लिया p h के, और अब अपने दिमाग में बस एक ही चीज चलना चाहिए कि कैसे भी करके आप नोन टर्म्स और h के की एक इक्वेशन बना लो। जैसे ही बनाया तो h को रख दो x, k को रख दो y, झंझट खत्म। तो अब मुझे क्या दिखा कि भाई m जो है वो क्या हुआ, p am का मिड पॉइंट है, तो m को तो मजे से लिखा जा सकता है, कैसे? 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, है ना? तो 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 2h माइनस 2 और 2k माइनस 3, और m किस पर है? उस कर्व पर है, तो m विल सेटिस्फाई। बात नहीं, फोकस रहो। m विल सेटिस्फाई क्या? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा, जिस वक्त आपकी इक्वेशन एस्टैब्लिश हुई, काम वहीं खत्म है ना? आप h की जगह क्या रख दो? x, k की जगह y। अब ऑप्शन बताएगा कि इसको कहां तक पहुंचाना है। मतलब जैसे मैं यहां पे लोकस ऑफ क्या बोलूंगा, देयरफॉर लोकस ऑफ p, बहुत से बहुत यहां से एक 2 बाहर निकाल लेते हो, ये आ गया 8 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1, ठीक है? हाँ, किसी पर्टिकुलर मत कर, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में पहुंचाना है ना? तो फिर उस हिसाब से प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे अब देखो, अभी तो पहले बेसिक बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट a 2,3 एंड b 6,5, मतलब a है 2,3
B है 6,5, be the two given points and P be a variable point such that PA equal to PB, then the locus of P. Steps. P को क्या माना? H के डेफिनेशन इम्पोज किया, क्या है? P इक्वल टू PB, क्या हो जाएगा? तो H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू H माइनस 6 का स्क्वायर प्लस K माइनस 5 का स्क्वायर, है ना? बहुत से बहुत प्रोसीड कर जाते तो H स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस 4H प्लस 4 और माइनस 6K प्लस 9 और यहाँ से माइनस 12H प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तरफ ले आए तो ये 8H प्लस 4K और 9 4 13 और 25, उधर जाके 12, तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर लोकस ऑफ P इज क्या? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको यहां भी पाथ ऑब्जर्व होगा। सोचो P कैसे चल रहा है, सच दैट वो A और B से बराबर दूरी पर है। पता है पाथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोलो, है ना? हालांकि यहां क्वेश्चन हमें नहीं कह रहा कि पाथ आइडेंटिफाई करो, बट दिख गया तो देख ली। हाँ, कहां पे? अच्छा, यहां पे अच्छा, ये गड़बड़ी हो गई ना। 36 तो ये क्या हो जाएगा? 40, 9 4 13, तो 12 और हाँ ठीक है, कितना हो गया? 48, तो ये फिर चेंज हो जाएगा ना, क्या हो गया? 12। अब देखो, अभी तक कोई बाउंडेशन है कि किस फॉर्मेट में ले जाना है, ठीक है। जैसे देखो यहां पे क्या कह रहा है, A है -1,1, आहा एकदम साइलेंस रखो। A है -1,1, B है 2,3, है ना? और P एक चलता फिरता पॉइंट है, ऐसे चल रहा है कि एरिया ट्रायंगल PAB इज 10। हमें लोकस चाहिए। हमने क्या करा? P मान लिया H के और ये इम्पोज कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने की एक टेक्निक बताई थी, -1 1 2 3 H के -1 1। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं हाफ मॉड, देखो -3 प्लस 2K प्लस H, फिर बीच में माइनस, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3H माइनस K इक्वल्स टू 10। अब देखो क्या है, ये आ गया अपने पास 2K प्लस K 3K, है ना? और H माइनस 3H क्या हो गया? -2H, ठीक है ना? और प्लस 3K और -3 -2 -5 का मॉड इक्वल्स टू 20, है ना? तो यहां से क्या आया? 2H माइनस 3K प्लस 5 या तो 20, है ना? तो हम यहां से क्या कहेंगे? देयरफॉर लोकस ऑफ P इज क्या? 2x माइनस 3y और एक बार प्लस 20 रख लो तो इक्वल्स टू 15 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो यहां आपको देखा जाए तो इसका पाथ भी फील होगा। देखो दिखाता हूं कैसे। ये A है -1,1, ये B है 2,3। सोच के देखो, एरिया इसका 10 है, तो एरिया इसका 10 है तो आपको कुछ ना कुछ ऑल्टीट्यूड तो मिल जाएगा। कैसे? AB की लेंथ पता है ना? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आपको कुछ ना कुछ ऑल्टीट्यूड मिल जाएगा। अब एक फंडा होता है, याद है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच गिवन बेस के साथ अगर ट्रायंगल बनाओगे तो एरियाज हमेशा सेम होते हैं। कितने लोग रिकॉल हो रहे हैं? चलो नहीं हो रहा है तो देखो अभी तुरंत समझ आएगा। मैं कह रहा हूं कि अपना पाथ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्यों?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, हर बार एरिया तो वही होगा नहीं। और ऐसा ही एक आपको पाथ इतना ही से नीचे भी मिलेगा। रुको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऐसा एक लाइन और इसी से पैरेलल, अरे क्या है बार बार रुको, हाँ अभी ठीक है। तो वो भाग जा रहा है, कोई बात नहीं। ये ऐसा ठीक है ना, और ऐसा ही एक नीचे भी बनेगा। कितने दूर पे? इतना ही हाइट पर। अच्छा, कहीं भी क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई नहीं करने कह रहा है, जहां दिख जा रहा है वहां देख ले रहे। अब इसमें क्या है, अभी तक आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं था कि किस फॉर्मेट में लेके जाना है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो क्या कह रहा है, लेट O00 and A0,1 be two fixed points. The locus of the point P such that the perimeter of triangle AOP is 4 is ऐसा। मतलब अब एक टारगेट है कि नहीं, लोकस को इसी फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड m प्लस n, जहां mn इंटीजर है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है जिसमें O अपने पास है 0 0 और A है 0,1 और एक वेरिएबल पॉइंट है P, ठीक है। सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AOP इज 4। मतलब यहां क्या है गिवन कि OP प्लस AP प्लस OA इज 4। और OA तो आपको पता है, OA कितना है 1। तो देयरफॉर OP प्लस AP इक्वल्स टू 3। OP प्लस AP इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप जैसे ही P को H के माने, अब देखो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो गया। क्या इंटरेस्टिंग हो गया, अगर आप यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए तो बहुत ही घटिया सी सॉल्विंग दिख रही है। सोच के देखो, दो रूट का जोड़। तो अब यहां थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्मार्ट रहना पड़ेगा। तो देखो मैं यहां क्या करता हूं, मैं रूट का लफड़ा पालूंगा ही नहीं। कैसे? तो देखो मैंने यहां पे इसको लिख दिया OP इक्वल्स टू 3 माइनस AP और स्क्वायरिंग कर दी। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस AP स्क्वायर और माइनस 6AP। और जहां स्क्वायर है वहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे OP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर मतलब हो गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 9। AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस, और गौर करो अभी यहां मैंने टच ही नहीं करा, अगली बार में करेंगे स्क्वायर करते वक्त। अब देखो एक तरफ ले आओ, तो यहां से 6AP इक्वल्स टू क्या हो गया, H स्क्वायर गया, K स्क्वायर गया, और क्या बच रहा है 9। इनफैक्ट 9 प्लस 1 10 और माइनस 2K। बोलो 10 माइनस 2K। तो दिस इंप्लाइज क्या 3AP इक्वल्स टू, अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो। तो अब जैसे इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हुआ 9AP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस K स्क्वायर और माइनस 10K। और अब यहां इसको रखो तो AP स्क्वायर मतलब हो गया H स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 25 प्लस K स्क्वायर माइनस 10K, है ना। तो अब जरा देखो तो एक तरफ ले आते हैं, तो 9H स्क्वायर और प्लस 9K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर कितना हो गया माइनस 8K स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखो यहां से माइनस 18K और प्लस 10K, सॉरी प्लस 8K स्क्वायर, है ना। और यहां से माइनस 18K और प्लस 10K कितना हो गया माइनस 8K। और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, इधर 25 और इधर 9, उधर जाके 16, है कि नहीं।
तो यहां पे हम बोलेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ P इज क्या, बात नहीं, 9x प्लस 8y²। जरा कंपेयर करो तो 9x² प्लस 8y² प्लस my इक्वल्स टू n। तो m की जगह क्या दिख रहा है, -8, n की जगह 16। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर m इक्वल्स टू